नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत जारिया और स्वागत है आप सभी का आरकेजे आईएएस एकेडमी में। आज 24 अगस्त 2025 और दिन रविवार है। रविवार के दिन द हिंदू में एडिटोरियल नहीं रहता है। मेनली साइंस के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। ये वाली जो न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग सकती है क्योंकि ये प्योरली बिल्कुल बायोलॉजी और साइंस से जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पकड़ते हैं। बायोलॉजी का एक क्वेश्चन ये है कि सिंपल सेल जैसे बैक्टीरिया और आर्किया से कॉम्प्लेक्स सेल का निर्माण हुआ होगा। मतलब बैक्टीरिया से प्लांट कैसे बन गए, एनिमल कैसे बन गए, फंगी कैसे करके बन गए। सिंपल सेल्स में कम पार्ट्स रहते हैं, डिजाइन काफ़ी सिंपल है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं जिनको यूकैरियोट्स बोलते हैं, अंदर में बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है। साइंटिस्ट कैसे स्टडी करते हैं? साइंटिस्ट एक खास ग्रुप के आर्किया को स्टडी करते हैं। ठीक है, इन्होंने एक खास ग्रुप के आर्किया का स्टडी किया है जिसका नाम रखा गया है एसगार्ड आर्किया। ये माइक्रोब्स आज के यूकैरियोट्स मतलब कॉम्प्लेक्स सेल के सबसे नज़दीकी रिलेटिव हैं। इनके जीन से आइडिया मिला है कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे करके चालू हुई होगी। मतलब पहले छोटी छोटी चीज़ बनी, फिर बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण चालू हुआ। इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन एक प्रोटीन नेटवर्क है जो सेल को आकार देता है एंड डिवीजन में हेल्प करता है। बैक्टीरिया में FTSZ प्रोटीन जरूरी होता है यदि सेल डिवीजन करना है तो। यूकैरियोट्स में इसमें इससे रिलेटेड प्रोटीन ट्यूबनिल काम करता है। दो चीज़ यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट हो गई है, FTSZ प्रोटीन और सेकंड है ट्यूबुलिन। बैक्टीरिया में FTSZ प्रोटीन जरूरी है यदि सेल का डिवीजन करना है। यूकैरियोट्स में, ठीक है, इससे रिलेटेड जो प्रोटीन रहता है वो ट्यूबुलिन रहता है। IISc की तरफ से एक रिसर्च सामने आई है जिसमें आप देखेंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साइंटिस्ट ने पाया है कि ऑर्डिना ऑर्डिन आर्कियोटा एसगार्ड ग्रुप का एक मेंबर है। इसके पास में दो वर्जन ऑफ FTZ जीन है और एक ट्यूबनिन लाइक जीन भी है। मतलब एक के पास में दो खासियत है। ये असाधारण बात है क्योंकि ज़्यादातर माइक्रोब के पास में सिर्फ एक ही FTSZ जीन होता है जिससे वो विभाजन करता है। एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, रिसर्चर ने इन दो प्रोटीन जैसे कि FTSZ1 FTSZ2 को अलग अलग करके स्टडी किया। पॉलीजेनेटिक स्टडीज़, एवोल्यूशनरी फैमिलीज ट्री है, बायोकेमिकल टेस्ट किए, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया जो कि बहुत ही एडवांस माइक्रोस्कोप है। इससे पता चला था कि ये प्रोटीन्स एनर्जी मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में कैसे करके इकट्ठे हो जाते हैं और मेम्ब्रेन से कैसे करके जुड़ जाते हैं। रिजल्ट ये आया कि दोनों प्रोटीन का बिहेवियर कैसा है। जैसे ओडिन FTSZ1 सीधे फिलामेंट जैसे कि बैक्टीरिया FTSZ बनाता है और डायरेक्ट मेम्ब्रेन से जुड़ जाता है। लेकिन जो FTSZ2 है ये स्पाइरल रिंग बनाता है और मेम्ब्रेन से जुड़ने के लिए एक्स्ट्रा एडाप्टर इसको चाहिए। जब दोनों को हम एक साथ अध्ययन करते हैं तो इन्होंने इंटरेक्ट किया, मतलब शायद सेल में ये मिलकर काम करते हैं। इंटरेक्शन यदि हो रहा है, मतलब यदि अंदर ये दोनों मिल जाएंगे तो जुड़ करके कुछ नया चीज़ बनाते हैं। कंक्लूज़न ये है कि ये प्रोटीन डिवीजन ऑफ लेबर बता रहे हैं, मतलब हर प्रोटीन का काम अलग है। इससे पता चलता है कि आर्किया के अंदर पहले से ही स्पेशलाइज्ड रोल बन रहे थे, यहीं से कॉम्प्लेक्सिटी चालू हुई है। दो अलग अलग FTS सिस्टम प्लस एक ट्यूबुलिन लाइक प्रोटीन, मतलब एसगार्ड आर्किया अलग स्ट्रक्चरल स्ट्रेटजी ट्राई कर रहे थे। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये पार्टिकुलरली टोबैको कंजप्शन से जुड़ी हुई एक न्यूज़ है। टोबैको का सबसे पहले तो हम इकोनॉमिक बर्डन की बात करते हैं दोस्तों। 2017 में यदि आप देखेंगे, टोबैको मतलब धूम्रपान और स्मोकलेस टोबैको दोनों,
इससे इंडिया को बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हुआ था। सिर्फ 35+ एज ग्रुप के लोगों की वजह से इकोनॉमी को लगभग पौने 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। मतलब लगभग लगभग 2 लाख ही समझ लीजिए। जीडीपी का 1% लॉस भारत सरकार को हुआ। इसके अलावा सेकंड हैंड स्मोक की बात करें, मतलब जो दूसरे लोगों को पैसिव स्मोक से नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब आप बैठे हैं, आपके किनारे में कोई बीड़ी सिगरेट धूक रहा है, इससे भी हेल्थ केयर में 56,670 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मतलब जीडीपी का 0.30% एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है। मतलब टोबैको एक डबल बर्डन है, हेल्थ भी बिगाड़ रहा है और इकोनॉमी को भी बिगाड़ रहा है। इसलिए एक्सपर्ट बोलते हैं कि इंडिया को अपने टोबैको कंट्रोल मेजर्स को अर्जेंटली मजबूत करना चाहिए। अब कोटपा कानून आया था 2003 का। इंडिया का टोबैको कंट्रोल कानून है जिसका नाम रखा गया कोटपा कानून 2003। कोटपा का फुल फॉर्म है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003। काफ़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि ये कानून है या नहीं है सब बराबर। इसमें कई सारे गैप्स हैं। सबसे बड़ा गैप ये है कि इस कानून में स्मोकलेस टोबैको के लिए उतनी स्ट्रिक्ट प्रोविज़न नहीं है। मतलब धुआं जिससे निकल रहा है बस वही हार्म पहुंचा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्मोकलेस टोबैको, जैसे कि गुटखा, खैनी और जर्दा। इसके लिए तो आपने कोई कानून नहीं बनाया है। अब ये चीप है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है और इसको कंज्यूम करने में उतना स्टिग्मा नहीं होता है जितना सिगरेट बीड़ी पीने में होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि स्मोकलेस टोबैको एक्चुअली और भी ज़्यादा कार्किनोजेनिक, मतलब कैंसर काजिंग होता है यदि हम कंपेयर करें स्मोकिंग वाले टोबैको प्रोडक्ट्स से। इसके कंट्रोल के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 है, लेकिन वो वीक और पुअरली इन्फोर्स्ड है। मतलब ला है पर ग्राउंड लेवल पर इसको फॉलो नहीं किया जाता है। इसके बाद सरोगेट एडवर्टीजमेंट की यदि हम बात करें, डायरेक्ट टोबैको एड्स इंडिया में नहीं चलते, लेकिन कंपनीज इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग करती है जिसको नाम रखा गया है सरोगेट एड्स। एग्जाम्पल, वो माउथ फ्रेशनर का पैकेट बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे टोबैको ब्रांड का होता है, ताकि ब्रांड रिकॉल हो। एंड आप देखेंगे मूवीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया भी टोबैको को इनडायरेक्टली प्रमोट करते हैं। वार्निंग साइन तो मैंडेटरी हैं, पर काम बहुत वीक है। रिसर्च बोलती है कि अगर यंग लोग एड्स या मूवी में टोबैको यूज़ देखेंगे तो उनमें टोबैको ट्राई करने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पर नो फिजिकल मेजर्स इन कोटपा। अब जो नया कानून हमारे देश में चल रहा है दोस्तों, जिसका नाम है 2003 का कानून है, कोटपा बोलते हैं। कोटपा डजंट फोकस ऑन टैक्सेशन। कोटपा कानून में टैक्सेशन का प्रोविज़न नहीं है, जबकि रिसर्च कहता है कि टैक्स बढ़ाना सबसे इफेक्टिव तरीका है कंजप्शन कम करने का। इंडिया में बीड़ी पर सिर्फ 22% टैक्स है, सिगरेट पर 50% है। WHO का कहना है, ठीक है, कम से कम 75% ये होना चाहिए था। और स्मोकलेस टबाकू पे भी कम टैक्स लगता है क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्शन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो रहा है। 2017 में जीएसटी आने के बाद से सिर्फ 2 बार, 21-22 और 22-23, छोटा टैक्स हाइक हुआ है, मात्र 2% का। जबकि लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ है कि टोबैको प्रोडक्ट और भी अफोर्डेबल बन गए हैं। इसलिए राइटर का कहना है कि भाई टैक्स बढ़ा देते हैं, सबसे बढ़िया उपाय है। कोटपा कानून कहता है कि हेल्थ वार्निंग जरूरी है, लेकिन इंडिया उनके इम्पैक्ट को एवल्यूट नहीं करता है। 2016 से 20 में वार्निंग मोस्टली फियर बेस्ड होती थी, जैसे इस ऐस को खाओगे तो आप कैंसर हो जाएगा, आपकी जल्दी डेथ हो जाएगी। लेकिन यूरोप में वार्निंग वैरायटी दिखाती है,
जैसे फर्टिलिटी प्रॉब्लम जाएगी, प्रेगनेंसी का रिस्क हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन इशू होगा, इस प्रकार से। इंडिया में 85% टोबैको पैक्स पे वार्निंग प्रिंट करना मैंडेटरी है, लेकिन एक्सपर्ट बोलते हैं कि और स्ट्रॉन्ग स्टॉक होगा अगर इंडिया प्लान पैकेजिंग करे जिसमें अट्रैक्टिव ब्रांडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इंडिया उन फ्यू कंट्रीज़ में से है जिन्होंने ई सिगरेट बैन कर दिया, जैसे 2019 में हमने ई सिगरेट को बैन कर दिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन वीक है। अभी भी लोग ई सिगरेट ऑनलाइन ईजिली खरीद सकते हैं, मतलब ला है पर इन्फोर्समेंट नहीं है। इसके बाद एनटीसीपी की बात करी जाती है, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की। एनटीसीपी फोकस करता है किसके ऊपर? मेनली अवेयरनेस और कोर्ट पर इन्फोर्समेंट पर फोकस करता है, लेकिन इसमें कंप्रहेंसिव स्ट्रेटजी मिस हो गई है। टोबैको यूज़ पर सोशल डिटर्मिनेंट बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेस एंड हंगर। सिर्फ टैक्स लगा देना, ठीक है, क्लिनिक्स बनाना काफ़ी नहीं होता है क्योंकि मिलियंस ऑफ टोबैको यूज़र्स हैं और वो लोग क्लिनिक्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके बाद जो स्कूल है वहाँ पर भी हमें कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है। स्कूल लेवल पर जो अवेयरनेस चलाया जाता है उसमें टोबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूट काम करता है, लेकिन इसका एफर्ट बहुत लिमिटेड और साइंटिफिक रिगोर के बिना है। ये सिर्फ पोस्टर या फिर साल में एक दो बार इवेंट करा रहे हैं। कंपेयर करो यूएस के सीडीसी से, वहाँ स्कूल में स्ट्रिक्ट टोबैको फ्री पॉलिसीज हैं। प्रिवेंशन एजुकेशन किंडरगार्टन से क्लास 12th तक होती है। टीचर और पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और बच्चों के लिए सेसेशन सपोर्ट भी होता है। इंडिया में ये सब नहीं होता है। इसके बाद डेटा गैप की भी बात करी जाती है। लैक ऑफ अपडेटेड डेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब अपडेटेड डेटा हमारे पास नहीं है। टोबैको इंडस्ट्री के पास रियल टाइम सेल्स डेटा होता है, इसलिए वो अपनी स्ट्रेटजी अडाप्ट कर लेती है, लेकिन पब्लिक हेल्थ रिसर्चर को रिसेंट कंजप्शन ट्रेंड की नॉलेज नहीं होती है। इसलिए एक्सपर्ट बोलते हैं कि अगर इंडिया को टोबैको फ्री फ्यूचर चाहिए तो एक मल्टी लेवल स्ट्रेटजी चाहिए जिसमें स्ट्रॉन्गर पॉलिसी हो, रिसर्च और अपडेटेड डेटा हो, स्ट्रिक्ट ओवरसाइट हो और इंडस्ट्री के इंटरफेरेंस को कंट्रोल करना। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये पार्टिकुलरली ये हमारी नेल्स की ग्रोथ से रिलेटेड है। जब हम नेल कटर से अपने नेल्स कट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो वापस ग्रो हो जाते हैं। नेल्स एक प्रोटीन जिसका नाम है कीरेटिन, इससे बने होते हैं जो हमारे फिंगर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर हम छोटे बच्चे की बात करें, इसका फिंगर टिप कट हो जाए, मतलब बस लास्ट जॉइंट के बाहर वाला पार्ट, तो वो भी दोबारा ग्रो हो जाता है। 2013 की एक स्टडी आई है, इसने ये बताया है कि नेल बेड में स्टेम सेल होते हैं। ये स्टेम सेल दो काम करते हैं, नए नेल सेल्स बनाते हैं जो हार्ड नेल प्लेट बनाते हैं। सेकंड में साथ ही सिग्नल भेजते हैं जो डिजिट रीजनरेशन, मतलब पूरा फिंगर टिप दोबारा ग्रो करना कंट्रोल करते हैं। ये प्रोसेस WNT सिग्नलिंग पैथवे एक्टिवेट करते हैं जो नर्वस अट्रैक्ट करता है और रीजनरेशन पॉसिबिलिटी को बनाने का काम करता है। कितनी बड़ी यहाँ पर साइंस की लॉजिक है और हमको यहाँ पे चीज़ बहुत छोटी लगती है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया जाता है, जैसे हमारे घर में छिपकली आती है और जब हम उसको मारने की कोशिश करते हैं तो अक्सर सिर्फ उसकी टेल टूट जाती है, फिर कुछ टाइम में उसकी टेल दोबारा ग्रो हो जाती है। बिल्कुल इन्फेंट के फिंगरप्रिंट की तरह ही है, ये फिंगर टिप की तरह। 2014 की एक स्टडी आई है, इसने बताया है कि इस प्रोसेस में 300 से ज़्यादा जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये जीन्स डेवलपमेंटल पैथवे और वाउंड हीलिंग पैथवे को एक्टिवेट करते हैं। रिजल्ट ये रहता है कि वाउंड हील होती है और टेल दोबारा बन जाती है।
अब वैज्ञानिकों को समझ आ रहा है कि प्लांट्स की डेवलपमेंट और हीलिंग में एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है फिजिकल क्यूज। एक नई स्टडी है IISER पुणे रिसर्चर्स की, इससे कुछ कुछ चीज़ें पता चली हैं। इन्होंने ये दिखाया है कि सेल जियोमेट्री भी डेवलपमेंट और रीजनरेशन में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मतलब सिर्फ जीन्स और स्टेम सेल ही नहीं, सेल्स का फिजिकल स्ट्रक्चर भी डिसाइड करता है कि प्लांट दोबारा कैसे अपना शेप बनाने वाला है। तो आगे बोला जा रहा है कि वैज्ञानिक लोगों ने रूट टिप्स, मतलब जड़ का जो टिप होता है, इसकी स्टडी किया, जो नेचुरली एक टेपर्ड, मतलब पतला पॉइंटेड रहता है ना, टेपर्ड शेप में। जब उन्होंने रूट टिप को कट किया, उन्होंने देखा कि सेल्स अपना जियोमेट्री चेंज करते हैं और नए सेल्स एक इंक्लाइंड लाइन में अरेंज होते हैं। धीरे धीरे वो इंक्लाइंड रो दोबारा पुराने टेपर्ड शेप को रिबिल्ड कर लेते हैं। इस प्रोसेस को मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म का शेप और स्ट्रक्चर दोबारा बन रहा है। मॉर्फोनेसिस इन्वॉल्व करता है सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशंस, मतलब सेल के नए फंक्शंस लेना, और सेल्स की प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। अब वैज्ञानिक लोगों ने आगे और अध्ययन किया। रिसर्चर ने एक प्लांट अरेबिडोप्सिस थलियाना, मस्टर्ड फैमिली का एक प्लांट, उसको एक्सपेरिमेंट किया। रूट टिप को उन्होंने काट दिया। इसके बाद उन्होंने ये देखा कि नॉर्मली क्यूब लाइक सेल्स अपना शेप चेंज करके होमोबॉइड, मतलब टेढ़ा चौकोन शेप ले रहे हैं। अब ये जो सेल्स हैं, होमोबॉइड सेल्स, डायगोनल डिवीजन करते हैं और नए ट्रायंगुलर प्रिज्म लाइक सेल बना रहे हैं। ये डायगोनल और ट्रायंगल सेल्स ग्रोथ को रीडायरेक्ट करते हैं और पूरा टेपर टिप्स वापस बन जाता है। मतलब सेल जियोमेट्री चेंज करके मॉर्फोजेनेसिस पॉसिबल हो जाता है। रिसर्चर ने मैथ्स और फिजिक्स के टूल यूज़ करके एनालिसिस किया है। पता चला कि सेल्स का शेप चेंज करना और टेढ़ा टेढ़ा डिवाइड करना एक रैंडम प्रोसेस होती है। क्या बोला जा रहा है? ये जो चीज़ हमको दिखाई दे रही है, ये सारी चीज़ें एक रैंडम प्रोसेस के अंतर्गत हमको दिखाई दे रही। उसके पीछे इंटरनल मैकेनिकल टेंशन, मतलब अंदर का हिडन स्ट्रेस का रोल होता है। ये हिडन स्ट्रेस सेल को गाइड करता है कि उन्हें कैसे शेप चेंज करना है और कैसे डिवाइड करना है। साइंटिस्ट ने एक नया तरीका डेवलप किया है जिसमें फ्यूल सेल को और ज़्यादा एफिशिएंट और रिलायबल बनाया जा सकता है। ये वाला जो नया साइंस का आर्टिकल है, इसमें बोला जा रहा है कि नॉर्मल सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल डायरेक्टली अमोनिया यूज़ करते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि अमोनिया को पहले हाइड्रोजन में तोड़ना पड़ता है। इस रिसर्च में साइंटिस्ट ने फ्यूल सेल को एक प्लाज्मा रिएक्टर के साथ कंबाइन कर दिया है। प्लाज्मा रिएक्टर ने अमोनिया को ब्रेक करके H2 और N2, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया फ्यूल सेल के अंदर जाने से पहले ही। रिजल्ट ये रहा कि फ्यूल सेल की पावर आउटपुट 60% ज़्यादा हो गई है, और वो भी 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। इसका मतलब ये है कि अभी जितनी भी आपकी बैटरी चल रही थी, अब वो बैटरी 50% और बढ़ जाएगी उसकी लाइफ। एक और एडवांटेज ये रहता है कि प्लाज्मा प्रोसेस जो होती बहुत फास्ट होती है और रूम टेम्परेचर पर भी काम करता है। प्लस इसमें वेस्ट हीट्स रिसाइकिल हो सकती है। कंक्लूज़न ये है कि ये डिस्कवरी सजेस्ट करती है कि अमोनिया एक क्लीन और प्रैक्टिकल फ्यूल बन सकता है, क्योंकि अमोनिया को स्टोर करना हाइड्रोजन से आसान है, और इस तरह से प्लाज्मा असिस्टेड फ्यूल सेल फ्यूचर के लिए एक ग्रीन एनर्जी ऑप्शन हमको प्रोवाइड करेगा। इसके बाद
स्वालबार्ड ग्लेशियर्स के बारे में यहाँ पर दोस्तों चर्चा करी जाती है। आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो ग्लेशियर्स है तेज़ी के साथ में पिघल रहे हैं। ठीक है। अब इस पिघलने का क्या रीज़न है, क्यों ये न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के टाइम में ग्लोबल जो टेम्परेचर है दोस्तों तेज़ी के साथ में बढ़ते जा रहा है। इसके लिए बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन हुए हैं। इसके बावजूद भी हम पृथ्वी के टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं कहना चाहिए रोक पाए हैं। यदि हम स्वालबार्ड ग्लेशियर्स की बात करें, ग्लेशियर्स की जो भौगोलिक स्थिति है ये लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जिसमें ठीक है लगभग लगभग आधा जो एरिया है बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पर 1100 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं जिनका जो आयतन है 1 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है। वैश्विक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, स्वालबार्ड ग्लेशियर्स दुनिया भर के 6% ग्लेशियर मतलब ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका को छोड़ करके बना रहे हैं। इनके पूरी तरह पिघलने से सी लेवल में लगभग 1 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हो सकती है। यहाँ पर एक न्यूज़ आई है दोस्तों, जिससे ये पता चलता है कि ये बहुत तेज़ी के साथ में पिघलते जा रहे हैं और इसके पिघलने से सीधे सीधे हमारे पर्यावरण के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ने वाला है। कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले लोग, आइलैंड में रहने वाले लोग तेज़ी के साथ में डूब का प्रभाव देखेंगे अपने एरियाज़ में। न्यूज़ में बोला जा रहा है कि समर 2024 में स्वालबार्ड ग्लेशियर जो कि आर्कटिक रीजन में नॉर्वे के पास में, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड तोड़ा है मेल्टिंग का। सिर्फ 6 वीक में ग्लेशियर का 1% आइस लॉस हो गया है, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसका मतलब ये है हाई टेम्परेचर के कारण ये हुआ है। वार्म एंड मॉइस्ट एयर जो आर्कटिक तक पहुंच चुकी है। फ्यूचर के रिस्क भी हैं। पहले ऐसे एक्सट्रीम ग्लेशियर मेल्टिंग इवेंट रेयर ही होते थे, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से और फ्रिक्वेंट होने की संभावना है। रिजल्ट है फास्टर सी लेवल इंक्रीज होगा, ज़्यादा रिस्क टू कोस्टल कम्युनिटीज़। ये लोग फ्लड, इरोजन, डिस्प्लेसमेंट इन सब चीज़ों को फेस करेंगे। साइंस की अगली वाली न्यूज़ जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ये ह्यूमन टिश्यूज सैंपल जैसे कि ब्लड सैंपल, बायोप्सी, डीएनए सैंपल, इसको रिसर्च सेंटर और बायोटेक कंपनी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जो डोनर्स लोग होते हैं इनको ना तो ट्रांसपेरेंसी मिलती है ना पार्टिसिपेशन। उनको पता नहीं चलता है कि सैंपल किस रिसर्च में यूज़ हुआ है। सैंपल तो ले लिए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो इसका कहाँ यूज़ करेंगे। एक न्यू प्रपोजल आया जिसका नाम है डिसेंट्रलाइज बायोबैंक। साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है कि एक ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम जिसमें एनएफटीज मतलब नॉन फंगिबल टोकन्स हैं उसका हम यूज़ करेंगे। हर टिश्यू सैंपल के लिए एक एनएफटी डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा। कैसे करके ये हेल्प करेगा? ट्रांसपेरेंसी मतलब डोनर देख लेगा कि उनका सैंपल किस प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है। सेकंड है पार्टिसिपेशन। डोनर्स को ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा, उनकी कंसेंट और इन्वॉल्वमेंट मेंटेन हो जाएगी। ट्रस्ट बिल्डिंग भी होगा, लोग अपना टिश्यू देने के लिए ज़्यादा रेडी होंगे अगर उनको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो। फास्टर रिसर्च, अगर डोनर्स की पार्टिसिपेशन और बढ़ाना है तो ज़्यादा सैंपल अवेलेबल हमको कैसे करके होंगे? रिसर्च बढ़ा करके। बिग पिक्चर ये है कि ये मॉडल एक डिसेंट्रलाइज बायोबैंक बनाता है जहाँ पर डोनर प्लस रिसर्चर प्लस कंपनी सबका एक ट्रांसपेरेंट लिंक रहेगा। एनएफटीज यहाँ आर्ट कलेक्टेबल की तरह नहीं बल्कि डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ टिश्यू यूज़ बन जाएंगे।